हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं आ गया हूँ आज एक नई क्लास लेके। नया सब्जेक्ट मृदा यांत्रिकी, सॉइल मैकेनिक्स एवं न्यू इंजीनियरिंग, चैप्टर 1, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी इसका परिचय, सॉइल के बारे में, सॉइल क्या है और ये कहाँ से मिलती है, कैसे क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सॉइल होता क्या है। सॉयल जो है मृदा, हिंदी में बोलते हैं इसको। मृदा लैटिन शब्द सोलियम से बनी है। सोलियम से किससे बनी है मृदा? सोलियम से बनी है, लैटिन शब्द। इसका अर्थ है भूमि की सतह या भूमि की ऊपरी परत। भूमि की ऊपरी परत जो है वो मृदा होती है, जिसे फावड़े से खोदा जा सकता है। एक भूवैज्ञानिक की दृष्टि से मृदा पृथ्वी की ऊपरी पतली परत है, जो अदृढ़ मतलब होता है कमजोर या चंचल, जलोढ़, तलछट या अवसाद के चट्टानों के ऊपर जमने से बनी है। अवसादी चट्टान तो आप लोगों को पता होगा, उसमें बिल्डिंग मटेरियल में मैंने पढ़ाया था, ध्यान नहीं होगा, ठीक है। तो जो अवसाद के चट्टान के ऊपर जमने से ये बनती हैं तथा इसे मेंटल कहा जाता है। भूतकनीकी इंजीनियरिंग में मृदा एक सुदृढ़ बहुत मजबूत, भूतकनीकी इंजीनियरिंग में मृदा को एक बहुत मजबूत एक सुदृढ़ कठोर कण वाली सामग्री जो चट्टान के विघटन से बनी है को कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है। सॉइल फॉर्मेशन क्या है? मृदा निर्माण एक भूविज्ञानी प्रक्रिया है। इसे निम्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं मृदा निर्माण में? पहले होता है अपक्षय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग। दूसरा होता है परिवहन, जिसको ट्रांसपोरेशन बोलते हैं। तीसरा होता है जमाव, जिसको डिपोजिशन बोलते हैं। और चौथा होता है अभ्युत्थान, जिसको अपहीवल बोलते हैं। तो ये बनती कैसे है, आइए देखते हैं इसको चित्र में। ये मान लीजिए ये चट्टान है, ठीक है। फिर इसका क्या होता है? अपक्षय, वेदरिंग होती है चट्टान की। फिर इसका होता है ट्रांसपोरेशन, परिवहन होता है, परिवहन एवं निक्षेपण होता है। और लास्ट में इसका ये होता है अपहीवल। लेकिन अपहीवल वाली जो क्रिया होती है वो सबसे पहले होती है, ठीक है, इसमें। उसके बाद फिर क्या होता है, ये चट्टान में फिर से परिवर्तित हो जाती है। तो इसी तरह होता रहता है ये इसकी प्रोसेस, ठीक है। अब अगला आते हैं, यहाँ पे हमने कुछ नोट लिखा है, इसको भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक चट्टानों का अपक्षय वेदरिंग जो है वायुमंडलीय प्रभाव अर्थात मौसम, वायु, पानी, पौधों की भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है। इससे चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं। जब इसका अपक्षय होता है वायुमंडलीय प्रभाव से, तो ये छोटे छोटे चट्टानें जो हैं टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर चट्टानों का अपक्षय क्या होता है। अपक्षय करने वाले कौन कौन से घटक हैं, किससे इसकी फैक्टर डिसइंटीग्रेटिंग ऑफ रॉक कौन कौन से? तो नंबर 1 है भौतिक घटक, फिजिकल फैक्टर, और दूसरा है रासायनिक घटक, केमिकल फैक्टर। अब ये होता क्या है रासायनिक और भौतिक घटन, आइए इसको भी देखते हैं, नोट में ये हमने लिखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। वायुमंडल में उपस्थित गैस, अम्ल की वाष्प व अन्य चट्टानों का रासायनिक अपक्षय करने में सहायक होती हैं। क्या है? वायुमंडल में उपस्थित गैस, अम्ल की वाष्प व अन्य घटक चट्टानों का रासायनिक अपक्षय करते हैं। जो गैस हैं, अम्ल हैं, इनकी वजह से रासायनिक अपक्षय होता है। और चट्टानों का भौतिक अपक्षय पेड़ों की जड़ों, तापक्रम में परिवर्तन, जैसे पेड़ों की जड़ें हैं वो बढ़ती हैं, छोटी होती हैं, तो इससे भी चट्टानों का अपक्षय होता है। अब टेम्परेचर में जब परिवर्तन होता है तब चट्टानों का अपक्षय होता है। चट्टानों पर प्रवाहित पानी, बर्फ तथा वायु के घर्षण व टक्कर के
कारण होता है। अब क्या होता है, जब चट्टानों पे पानी पड़ता है तो पानी अब चट्टानों पे आएगा तो बहुत तेज़ ही आएगा, तो ठीक है। अब बर्फ़ होती है तो वो पिघलती है, वायु जब आती है तो उसमें चट्टान पे टकराती है, तो इस वजह से इसका अपक्षय भौतिक वो कहलाता है, भौतिक अपक्षय। ठीक। और अब फिर आते हैं रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाएं क्या है, मतलब तो इसकी प्रक्रियाएं 3 होती हैं। पहला होता है ऑक्सीकरण, जिसको ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा होता है जलायोजन, जिसको हाइड्रेशन। और तीसरा होता है कार्बनीकरण, जिसको कार्बोनेशन बोलते हैं। अब ये होता क्या है, आइए देखते हैं। ऑक्सीकरण द्वारा अपक्षय, इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन आयन जो है, ऑक्सीजन आयन चट्टानों के खनिज कणों से क्रिया कर उसका विघटन कर देते हैं। जो खनिज कण है चट्टानों, ऑक्सीजन आयन चट्टानों के खनिज कण कण जो हैं उनसे क्रिया करके इसका विघटन कर देते हैं। जिन चट्टानों में लौह खनिज कण होते हैं उनका अपक्षय ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। जिनमें लौह खनिज कण होते हैं उनका ऑक्सीकरण द्वारा अपक्षय होता है। ठीक है। अब जलायोजन से क्या होता है, इस प्रक्रिया में चट्टानों का संरचनात्मक जल चट्टान के खनिज तत्वों से रासायनिक क्रिया कर नए यौगिक बनाता है। तो इसमें क्या है, खनिज तत्वों से रासायनिक क्रिया करके जो है नए यौगिक बनाता है, जिससे चट्टानों का अपक्षय होता है। ठीक, चट्टानों का अपक्षय कर नए यौगिक बनाता है। सूक्ष्म कणों वाली मृदाएं जलायोजन क्रिया द्वारा ही बनती हैं। जो सूक्ष्म कण वाली जो मृदा होती हैं, जो इनके मतलब कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये जलायोजन की क्रिया से ही बनते हैं। ठीक। फिर आता है लास्ट कार्बनीकरण। कार्बोन कार्बोनेशन क्या होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुलने पर कार्बनिक अम्ल बनता है। अब पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो कार्बनिक अम्ल बना लेते हैं। ठीक। इससे कार्बनिक अम्ल व चट्टान के खनिज तत्वों के घुलने की रासायनिक क्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। और ये जो कार्बनिक अम्ल और वह खनिज, चट्टान के खनिज हैं, जब आपस में घुलते हैं तो एक रासायनिक क्रिया होती है जिसे कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक। फिर यहाँ पे एक नोट है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो क्ले वाली मृदाएं चट्टानों के रासायनिक अपक्षय के कारण बनती हैं। जो क्ले होती है वो चट्टानों के रासायनिक अपक्षय के कारण बनती है, क्ले वाली जितनी भी मृदाएं हैं। ठीक। फिर एक कोलाइड क्या होता है, इसको भी देखते हैं। कोलाइड जो है वह कण है जिसका अपेक्षिक सतही क्षेत्रफल इतना अधिक होता है कि उसके गुण, इसका जो अपेक्षिक सतही क्षेत्रफल अधिक होता है उसकी संहति ऊर्जा के स्थान पर उसकी सतह ऊर्जा से नियंत्रण होते हैं। तो इसकी जो संहति मतलब मास जो नहीं होता, द्रव्यमान ऊर्जा के स्थान पर उसकी जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी से नियंत्रित होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है, कोलाइड कणों का आकार क्या होता है, तो कोलाइड कणों का आकार होता है 1 माइक्रोन से 10⁻³ माइक्रोन तक होती है। ये जो कोलाइड कणों का साइज होता है। ठीक। 10⁻³ माइक्रोन, 1 माइक्रोन से लेके 10⁻³ माइक्रोन तक होती है। ठीक। अब मृदा परिवहन या जमाव क्या होता है, किसके कारण होता है, तो मृदा परिवहन व जमाव के निम्न साधन है। तो पहला क्या है, पानी है, तो बारिश होती है, बर्फ हो गई, आइस, वायु और गुरुत्व। ये 4 जो हैं ये मृदा परिवहन व जमाव के साधन है। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दे देगा, ये बताओ मृदा परिवहन व जमाव के क्या कारण साधन कौन कौन से हैं, तो इसमें दो तीन, ये 3 ऑप्शन दे देगा। उसमें से ये चारों में से कोई ना कोई एक तो मिलेगा आपको, पानी मिलेगा या बर्फ़ या वायु या गुरुत्व। तो उनमें आपको ये याद रखना है चारों, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं इसमें जेई वाले एग्ज़ाम में। ठीक है। फिर ये अपहीवल क्या होता है, अपहीवल होता क्या है, भूविज्ञानी चक्र के कारण पृथ्वी में अभ्युत्थान होता रहता है। ठीक। ऐसा देखने में आया है कि जहाँ पर पहले
समुद्र थे वहाँ पहाड़ बन गए हैं, ठीक है। और जहाँ पहले पहाड़ थे अब वहाँ पर समुद्र बन गए हैं। तो ये चक्र पूर्ण होने के पश्चात ऊंचे स्थानों का विघटन फिर से प्रारंभ हो जाता है तथा यह क्रिया जो है हमेशा चलती रहती है, कभी ये क्रिया बंद नहीं होती। जो ऊंचे स्थान है उनका विघटन होने लगता है और ये क्रिया हमेशा होती रहती है अपीवल वाली। और इसमें क्या है नोट में, मृदा निर्माण चक्र में जो सॉइल फॉर्मेशन में जो अपहीवल है को प्रथम पद माना जाता है। तो इसमें जो मैंने ये बताया था ये यहाँ पे, हाँ ये इसमें जो अपहीवल है ये इसको प्रथम पद माना जाता है सॉइल फॉर्मेशन में, मतलब मृदा निर्माण में, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं। और अब होता क्या है, अवशेष मृदा को क्या होती है, अवशेष मृदा जो मृदा उन्हीं चट्टानों पर रह जाती है। जब ये पूरा चक्र होता है जो मृदा उन्हीं चट्टानों पर रह जाती है जिनके विघटन से वह बनती है उन्हें अवशेष मृदा कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या था, परिवाहित मृदा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है, जो मृदाएं पानी या वायु द्वारा अपनी मूल चट्टानों से हटाकर अन्य किसी स्थान पर जमा कर दी जाती हैं। पानी या वायु द्वारा जो मृदा होती है उसको बहा के जो उसकी मूल चट्टान जो मेन रॉक होती है वहाँ से हटा के अन्य किसी स्थान पर जमा हो जाती है, ठीक है। तो उन्हें परिवाहित मृदा कहते हैं। अब जैसे नदी बहती है चट्टान ऊपर से, मान लीजिए पहाड़ से, तो उसके साथ चट्टान टूटती फूटती आती है तो वो जो मृदा उसके साथ में लेके आते हैं पानी, और कभी कभी बहुत तेज हवा बाउंडर उठता है तो उसके साथ भी मृदा आती है। तो ये चीज़ें इसी के साथ में जो मृदा प्रवाहित होती है साथ में जो उनके आ जाती है वही प्रवाहित मृदा कहलाती है। परिवहन कारकों के आधार पर मृदाओं को निम्न जो परिवहन कारकों के आधार पर मृदाओं को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन सी है, अब इतना याद रखिएगा ये ट्रांसपोर्टेड के ऊपर है मृदा का वर्गीकरण, ठीक है। परिवहन के तो पहला क्या है, जलोढ़ मृदा, ये हो गई पहली जलोढ़ मृदा। यह मृदा पानी के साथ प्रवाहित होने वाली सिल्ट के जमाव के कारण बनती है। जलोढ़ मृदा जो है पानी के साथ प्रवाहित होने वाली सिल्ट के जमाव के कारण बनती है, ठीक है। नंबर 2 वायु एओलियन सॉइल, इस प्रकार की मृदा वायु द्वारा परिवहन करके बनाई जाती है। ये जो मृदा है वायु द्वारा परिवहन करके बनाई जाती है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई साहब, इतने क्वेश्चन आते हैं इससे। यही पूछ लेते हैं बताओ जलोढ़ मृदा जो है किसके परिवहन से बनती है, तो आपको याद रखना है कि जल के, पानी या जल के परिवहन से। वायु मृदा वायु के परिवहन परिवहन से। सरोवरी मृदा जो है वो झीलों की तली में बनी मृदा सरोवरी, जो झीलों की तली में होती है वो सरोवरी मृदा होती है। और नेक्स्ट है समुद्री मरीन सॉइल क्या होती है, समुद्र की तली में बनी मृदा समुद्री मृदा कहलाती है। जो समुद्र की तली में मृदा बनी होती है वो समुद्री मृदा कहलाती है। अब नेक्स्ट आते हैं हिमानी मृदा, मतलब ग्लेशियल सॉइल, बर्फ द्वारा परिवहन करके बनाई गई मृदा हिमानी मृदा कहलाती है। तो इसमें क्या है, पहला क्या है जलोढ़ मृदा जो जल द्वारा परिवहन करके बनाई जाती है। वायुड़ मृदा जो वायु द्वारा परिवहन करके बनाई जाती है। सरोवरी मृदा जो झीलों की तली में बनी मृदा सरोवरी मृदा होती है। समुद्री मृदा समुद्र की तली में बनी मृदा समुद्री मृदा है। हिमानी मृदा जो बर्फ द्वारा परिवहन करके बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। नेक्स्ट है वायु, नोट है यहाँ पे, इसको भी देख लीजिए, ये भी ध्यान रखने लायक। वायुड़ मृदा के मोटे कणों से ड्यून्स तथा महीन कणों से लोएस मृदा का निर्माण होता है। जो मोटे कणों से जो है वायुड़ मृदा के मोटे कणों से ड्यून्स और तथा
महीन कणों से जो वायु द्वारा लाई गई मृदा है उसके जो मोटे कणों से ड्यून्स तथा महीन कणों से लोएस मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मृदा का वर्गीकरण, अब ये आकार के हिसाब से मृदा का वर्गीकरण, पहले था वो परिवहन के हिसाब से, अब ये आकार के हिसाब से मृदा का वर्गीकरण। तो इसमें 3 प्रकार के हैं, एक मोटे कणों वाली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, एक महीन कणों वाली फाइन ग्रेन्ड सॉइल, और नंबर 3 है कार्बनिक मृदा मतलब ऑर्गेनिक सॉइल। तो सबसे पहले देखते हैं मोटे कणों वाली मृदा क्या होती है। इस मृदा को दानेदार मृदा कहते हैं। इसमें जो है ये जो मोटे कणों वाली होती है दानेदार मृदा होती है, इनके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि इन्हें आँखों से देखा जा सकता है। हाँ, तो अब ये इनके कणों का आकार भी बड़ा होता है, ठीक है, और ये दानेदार होती हैं। 2 पॉइंट ये हो गए। अब इसमें कौन कौन सी होती हैं, जैसे ग्रेवल व रेत इसी श्रेणी में आती हैं। जो ग्रेवल है और रेत है ये इसी श्रेणी में आती हैं। ये मतलब मोटे कणों वाली मृदा की श्रेणी में आती हैं। महीन कणों वाली मृदा ये क्या होती हैं, यह मृदा अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म होती है, मतलब बहुत छोटी होती हैं। इनके कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जाता, मतलब जो ये इतने छोटे होते हैं कि जो इनके कण होते हैं इनको आँखों से नहीं देखा जाता, डायरेक्टली आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, सिल्ट व चिकनी मिट्टी या क्ले इसी श्रेणी में आती हैं। क्ले और चिकनी मिट्टी आप उसमें देखना, उसमें बहुत महीन कण होते हैं और वो दिखते भी नहीं हैं। तो ये हो गई महीन कणों वाली। और कार्बनिक मृदा ऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, यह मृदा वनस्पति के सड़ने व विघटन से बनती है। जो वनस्पति ये वाह है वाह, यह मृदा वनस्पति के सड़ने व विघटन से बनती है। जो पीट मृदा है इसी श्रेणी में आती है। ठीक, पीट जो मृदा है इसी श्रेणी में आती है। अब यहाँ पे नोट है, जो मोटे कणों वाली मृदा को ससंजक मृदा कहते हैं। ठीक, और महीन कणों वाली मृदा को असंजक मृदा कहते हैं। जो मोटे कणों वाली मृदा है ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि मोटे कणों वाली मृदा को क्या कहते हैं, ससंजक कहते हैं कि महीन कणों वाली मृदा को क्या कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ससंजक मृदा महीन कणों वालों को और जो मोटे कणों वालों को असंजक मृदा कहते हैं। ठीक, अब इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार मृदाओं का कणों के आधार पर वर्गीकरण, तो ठीक है इनका भी देख लेते हैं। एक डायग्राम है ये देखते हैं पहले। तो इसमें क्या है ये देखिए, यहाँ पे ये हो गया क्ले का साइज, ये सिल्ट का साइज, ये क्ले का साइज हो गया 0.002 mm। सिल्ट का साइज होता है 0.075। फाइन का होता है 0.425। मीडियम का होता है 2 mm। कोर्स का होता है 4.47। ये तो हो गया सैंड का, ठीक है, ये सैंड में हो गया, इसका साइज हो गया। ये mm में है, सारे साइज mm में है। ठीक, अब यहाँ पे ग्रेवल का क्या होता है, ग्रेवल में जो फाइन होती है वो 20 mm की होती है और कोर्स वाली जो होती है वो 80 mm की होती है ग्रेवल में। और ये होता है एक कोबल और एक होता है बोल्डर। इसमें क्या होता है, जो बोल्डर का साइज होता है ये 300 mm होता है। ठीक, और बाकी लास्ट में आता है बोल्डर, उसका वो तो उससे भी ज़्यादा मोटी हो जाएगी फिर। तो ये IS याद रखिएगा, ये IS कोड भी पूछते हैं कभी कभी कि ये बताओ ग्रेन साइज क्लासिफिकेशन किस IS कोड के उस इंडियन स्टैंडर्ड में आता है। तो आपको इतने 3-4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से ये आपको याद रखना IS 1498 से 1970। ठीक, अब विभिन्न मृदाओं के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सॉइल। तो रेत व ग्रेवल का क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, ये असंजक मृदा होती है। रेत है तो असंजक मृदा होती है। ठीक, इनके कण नुकीले गोल व अर्धगोल होते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है, रेत के कणों का अधिकतम आकार 2 mm। ठीक है,
और ये नेक्स्ट जो है ग्रेवल का आकार होता है 2 mm से 60 mm। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए ग्रेवल का साइज यहाँ पे देखिए 20 से 80 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से 2 mm से 60 mm ये आपको याद रखना है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ये रेत कणों का आकार भी 2 mm, ये भी याद रखिएगा। अब सिल्ट, इसका भी बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन। तो इसकी जो माप होती है 0.002 mm होती है। ठीक, यह सुगठ्य रहित मतलब नॉन प्लास्टिसिटी होती है, सुगठ्य रहित होती है, नॉन प्लास्टिसिटी होती है। यह सूखने के पश्चात भंगुर मतलब ब्रिटिल टूट जाती है, भंगुर होता है तथा उंगलियों से दबाने पर महीन धूल में बदल जाता है। सिल्ट जो है उंगलियों से जब दबाते हैं तो ये महीन धूल में बदल जाता है। कार्बनिक सिल्ट क्या होती है? इसका रंग जो है भूरा या गहरा भूरा होता है। पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा है पारगम्यता बहुत कम होती है। इसकी जो पारगम्यता होती है, परमेबिलिटी, वो बहुत कम होती है। और इसकी जो संपीड्यता होती है, कंप्रेसिबिलिटी, ये बहुत अधिक होती है। मतलब इसको दबाने पे दबती नहीं है। और इसकी सुगठिता जो है, इसमें सुगठिता का भी गुण होता है। ठीक, क्ले या चिकनी मिट्टी, पारगम्यता इसमें बहुत कम होती है। इसे दबाकर चूर्ण नहीं बनाया जा सकता। पारगम्यता कम है तो चूर्ण नहीं बनाया जा सकता। और यह बहुत सुगठ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ये सुगठ होती है। और यह इसका सूखा ढेला बहुत कठोर होता है। जब ये सूख जाती है तो ये ढेला बन जाता है, तो ये बहुत कठोर हो जाती है। ठीक, काली मृदा क्या है? पानी के संपर्क में आने पर इसका प्रसार होता है। जब पानी में ये मिलती है तो ये अलग होने लगती है। इसीलिए जब भवनों के लिए यह मृदा हानिकारक है। ठीक, रंग इसका काला या भूरा होता है। पीट क्या होती है? पीट तो वो जिसका संपीड़न बहुत अधिक होता है, लाल रंग होता है। यह मृदा जो है वनस्पति के सड़ने से बनती है। ठीक, ये 3 चीज़ें इसकी होगी। ये आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये बेंटोनाइट क्या है? इसमें क्या है, पानी के संपर्क में आने पर इसका भी प्रसार होता है। ठीक, इसका सूखने पर संकुचन बहुत अधिक होता है। ठीक, सीमेंट ग्राउट के स्थान पर चट्टानों का ग्राउटिंग करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध है। अब ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो हम पिछली बार मतलब क्वेश्चन ये आ चुके हैं एग्ज़ाम में, तो इनको भी देख लेते हैं क्या क्या है ये। इसमें आप लोग आंसर करिएगा कमेंट में। ठीक है, बाकी मैं आंसर आपको बाद में दे दूँगा कमेंट करके। ठीक, तो पहला क्या है, कौन सी मृदा नींव के लिए उपयोगी नहीं है? पहला क्वेश्चन है ये, पहला तो ये है, ससंजन रहित मृदा होती है डैश। ये आप लोग आंसर बताइएगा उसमें कमेंट करके। ये आया है यूपी जल निगम जेई 2014 में। ऐसे ही कौन सी मृदा नींव के लिए उपयोगी नहीं है? अभी मैंने बताया काली मिट्टी नहीं होती। ये एसएससी जेई 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। जलोढ़ मृदा परिवहन की गई होती है। जलोढ़ मतलब जलोढ़ जल, तो ये जल द्वारा परिवहन की जाती है। ये भी आ चुका है क्वेश्चन यूपी पीसीएल जेई 2013 में। बहते हुए पानी के साथ परिवहन की गई मृदा, अब पानी के साथ कौन सी आती है? जलोढ़ मृदा। ठीक, तो इसमें ये भी क्वेश्चन आया। देखिए कितने अच्छे से मैंने कितने सारे आपके क्वेश्चन ऐसे फंसा दिए। और ये क्वेश्चन मैंने कुछ और भी बनाए हैं, आप इनको भी देख लीजिए। बेंटोनाइट मृदा में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है? इन सब का आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक, बर्फ़ द्वारा परिवहन करके बनाई गई मृदा कहलाती है। अभी आपको बताया, ये तो आपको पता ही होगा। ग्रेवल का आकार भी मैंने बताया है, क्लास देखिएगा, आंसर करिएगा। ठीक, तो चलते हैं फिर, आज की यही क्लास ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़िएगा और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।